हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री की एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम और ज़्यादा मल्टीपल चॉइस करेंगे, लेकिन उनके टॉपिक क्या होंगे, अलग होंगे। जिन चैप्टर से आज हम इन एमसीक्यूज की सीरीज लेके आए हैं वो चैप्टर हैं सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इन दोनों चैप्टर्स में से हम टेट नॉन मेडिकल के हिसाब से वो सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तब भी आपके पूरे चांसेस हैं अपने टेट को क्लियर करने के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आया हो तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे भी अपने नोट्स बना सकते हैं नोट डाउन करके। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो क्वेश्चंस के साथ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फेनोमेनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडर सॉल्यूशन नोन एज। आपको बताना है ऐसे फेनोमेना, इन चारों में से कौन सा वो फेनोमेना है जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलाइडर सॉल्यूशन होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोलाइडर सॉल्यूशन होते हैं, अगर इसमें से लाइट स्कैटर्ड हो जाए, मतलब लाइट क्या हो जाए, स्कैटरिंग का मतलब है इसमें से लाइट क्या हो जाए, पास हो जाए। तो जब लाइट किसी सॉल्यूशन में से पास होती है तो लाइट जैसे जैसे पास हो रही होती है तो वो इन पार्टिकल को क्या कर देती है, विजिबल कर देती है। मतलब वो पार्टिकल हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं हमें पार्टिकल की वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडर सॉल्यूशन। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ज़ीमन इफेक्ट, नंबर 2 टिंडल इफेक्ट, नंबर 3 इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड नंबर 4 जो आपका है नन ऑफ दीज। तो आपका जो ये आपको मैंने फेनोमेनन बताया है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, कोलाइडर एंड सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड वन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द केमिकल विच कैन चेंज द मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक पीएच वैल्यू करेक्ट है जो किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू होगी और वो मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर रही होगी, रेड में कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं सब्सटेंस, एक होते हैं बेसिस। जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेड में। और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को करते हैं कन्वर्ट किसमें, ब्लू में। ठीक है, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। तो इसमें आपको बोला है पीएच ऑफ द केमिकल विच कैन चेंज द मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। अब आपको पता होना चाहिए ऐसे सब्सटेंस जो रेड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज को जो रेड में कन्वर्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करते हैं रेड में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, पीएच लेवल पूछा है। पीएच लेवल में आपको स्केल पता होना चाहिए। स्केल होता है यहाँ पे पीएच लेवल का 1 से लेके 14 तक। ठीक है, 7 से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स। 7 से जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं बेसिस। और जो एग्जैक्ट 7 जिनकी वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, मतलब मिथाइल ऑरेंज को रेड में करेंगे, वो एसिड्स होंगे। लेकिन एसिड्स का पीएच कितना होगा, लेस देन 7। तो ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू लेस देन क्या है, 7 है। तो ऑप्शंस आर 5, 7, 9 एंड 11। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 5 है वो क्या है, लेस देन 7 वैल्यू है। लेस देन 7 वैल्यू है तो ये क्या होगा, एक एसिड होगा जो मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करेगा किसमें, रेड में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वन, फोग इज डैश टाइप ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको बोला है फोग इज डैश टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब जो एक फोग होता है जो सर्दियों में हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, तो वो किस टाइप का यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम अब। फर्स्ट इज गैस इन लिक्विड, मतलब गैस आपका यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा, उसको किस में डाला होगा, डिस्पर्जन मीडियम जो जहाँ पे क्या है, लिक्विड है। सेकंड इज सॉलिड इन गैस, थर्ड इज गैस इन गैस, द लास्ट इज लिक्विड इन गैस। तो इन चारों में से आपको ये बताओ कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनेंगे, क्योंकि पॉज करके जब अपने दिमाग में सोचेंगे तो वो आंसर आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, विच इज लिक्विड इन गैस। जब भी फोग पड़ती है तो वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें मिक्स हो जाते हैं, गैस में, जो एनवायरमेंट में हमारी गैसेस होती हैं। तो वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विच इज लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, और किसका ऑर्डर हमें यहाँ पे पूछा है, ऑर्डर हमें पूछा है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिर उससे कम, और लास्ट में आपका आएगा सबसे कम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वाटर, एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले वाटर दे रखा है, नंबर 2 पे एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl। क्लियर। तो अभी हम देखना है इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है। अब ये आपको दिख रही है, ये दोनों होते हैं एसिड। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, तो इनकी भी दोनों की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। लेकिन अब हमें इन दोनों में देखना है कि सबसे ज्यादा कम वैल्यू किसकी है, पीएच वैल्यू। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, HCl की पीएच वैल्यू, वो होती है अराउंड 1.2। ठीक है, और उसके ऊपर है यहाँ पे एसिडिक एसिड, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आएगा मोर देन 1.2, मतलब HCl यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड के। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है, वाटर यहाँ पे होता है न्यूट्रल नेचर का। न्यूट्रल नेचर इट मीन्स इसका पीएच लेवल कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, HCl, उसके बाद हुआ यहाँ पे एसिडिक एसिड, उसके बाद लास्ट में न्यूट्रल, क्योंकि वो तो एसिडिक है ही नहीं, वो क्या है, न्यूट्रल है, तो लास्ट में आएगा आपका वाटर। तो इसमें आपको देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो फर्स्ट वन इज वाटर, एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही हमें फर्स्ट पे ही मिल गया, तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड होते क्या हैं। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमारी ना एडिबल चीजों में प्रेजेंट होते हैं, जो एडिबल मतलब खाने वाली चीज हम खाते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे नेचर से, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, उनमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो अब देखते हैं इन सब में से कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास है टार्ट्रिक एसिड, नंबर 2 इज ऑक्सैलिक एसिड, नंबर 3 इज सिट्रिक एसिड, नंबर 4 इज नाइट्रिक एसिड। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑप्शन तो करेक्ट हैं। आपका जो टार्ट्रिक एसिड है वो भी आपको खाने में मिलता है, अपने फ्रूट्स वगैरह में। ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटो, स्पाइनेच में मिलता है, जो पालक होता है उसमें मिलता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज वगैरह में मिलता है। द लास्ट ऑप्शन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, इट इज एन इंडस्ट्रियल एसिड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे होगा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द नेम एक्वाडैग रेफर टू। यहां पे आप करेक्ट करेंगे
एक्वाडैग, इट इज नॉट एक्वाडॉग, इट इज एक्वाडैग। रेफर टू, आपको इन चारों में से बताना है कि एक्वाडैग इन चारों में से किसको बोला जाता है। तो ऑप्शंस आर कॉपर इन वाटर सोल्यूशन, प्लैटिनम इन वाटर सोल्यूशन, ग्रेफाइट इन वाटर सोल्यूशन, द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। अब 3 आपके पास ऑप्शन है, आप बताओगे ये करेक्ट है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट इन वाटर सोल। जब भी ग्रेफाइट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका कॉमन नेम जो आता है निकल के वो क्या आता है, एक्वाडैग। अब देखो एक्वा से तो आपको पता चल ही रहा है, एक्वा है तो मतलब पानी तो होगा ही, तो पानी में क्या होगा, वहां पे ग्रेफाइट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वाडैग बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन बिटवीन द रेंज ऑफ। अब बोलता है आप कोलाइड का चैप्टर कर रहे हैं, सॉल्यूशन का चैप्टर कर रहे हैं, तो बोलता है अब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सोल है, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, कोलाइडल पार्टिकल होंगे। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे तभी कोलाइडल सोल बनेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज कितना होता है, कौन सी रेंज के अंदर वो फिट होता है। तो ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, सेकेंड इज लेस देन 1000 नैनोमीटर, थर्ड इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, द लास्ट इज बिटवीन 2 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज रेंज क्राइटेरिया यहाँ पे होता है वो होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसके साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ साथ आपको सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन भी हम पढ़ रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है, सॉल्यूशंस के जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं किसके, सॉल्यूशन के। और यहाँ पे एक आता है सस्पेंशन, उसके भी पार्टिकल का साइज बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जितने भी सस्पेंशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े साइज के क्या होते हैं, उसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ऑलवेज। बोलता है यहां पे आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी सॉल्युबिलिटी बोला है कैसे इफेक्ट होती है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। नंबर 1 इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नंबर 2 डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नंबर 3 रिमेन्स द सेम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। तो आप पॉज कीजिए, वीडियो को याद कीजिए, क्योंकि मैंने ऑफलाइन आपको चैप्टर में ये पढ़ा रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी यहाँ पे मैं आपको रीजन बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे इफेक्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो हमेशा कम होती है अगर हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दें। जनरली हम देखते हैं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं अगर वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, घुल नहीं रहे होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो उसमें डिसॉल्व होने लगते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे जिन सब्सटेंस का उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनमें से एक आपके पास एक्सेप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9th है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर। बोलता है कि जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें क्या होती है, गैस फिल होती है। लिक्विड होता है और लिक्विड में क्या मिक्स की होती है, गैस फिल की होती है। तभी हम जब भी उसका कैप खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो हमें फिज की आवाज आती है। जो फिज की आवाज आती है वो हमेशा किसकी वजह से आती है, वो आती है
यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमेशा क्या होते हैं? गैसेस फिल होते। हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस फिल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होगी। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन कंडीशंस के अंडर फिल होती है, तो वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर 1 ऑप्शन है यहाँ पे हाई टेम्परेचर, नंबर 2 है हाई प्रेशर, नंबर 3 है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, नंबर 4 है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हमें याद रखना है जो आपका गैसेस फिल होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, वो होती हैं हाई प्रेशर के अंडर फिल। ठीक है, तो हाई प्रेशर आप याद रखोगे, जो आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। हाउ कैन एलम हेल्प इन वाटर प्यूरिफिकेशन? बोलता है कि यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट आया है कि वाटर प्यूरिफिकेशन में जो एलम है, जो एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एलम यूज हुआ होगा, फॉर्मूला हम वहां देखेंगे। यहां हम सिंपली देखेंगे कि वाटर की प्यूरिफिकेशन में जो एलम है वो किस तरह से हेल्प करता है। तो ऑप्शंस आर form silicon complex with clay particle, the sulfate which combine with the dirt and remove it. Number C option, aluminium which coagulate the mud particle. Number 4th option is making mud water soluble. ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं। अब सोचिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम विच कोगुलेट दी मड पार्टिकल। कोगुलेशन का यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि जितना भी मड प्रेजेंट होता है, मतलब डर्ट प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, एल्यूमिनियम जो एलम है, यहाँ पे एलम का वर्ड, यहाँ पे एलम वर्ड का यूज किया गया है, वो उन इम्प्योरिटीज को, मड पार्टिकल्स को क्या कर देता है? कोगुलेट कर देता है। तो कोगुलेशन कैसा यहाँ पे फेनोमेना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास कोलाइडर सोल्यूशन दे रखा है। मान लो कोलाइडर सोल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो चारों तरफ फैले हुए होते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये कोलाइडर सोल्यूशन हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए जो फैले हुए हैं। तो वो कैसे एक जगह इकट्ठा होंगे? अगर हम उसमें कोई सब्सटेंस डालेंगे और उस सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो बोलता है कि ये जो पार्टिकल्स है जो फैले हुए हैं चारों ओर, स्कैटर्ड हुए हैं, वो प्रेसिपिटेट में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आपके पास कोलाइडर सोल्यूशन है, कोई भी आपके पास कोलाइडर सोल्यूशन है, कोलाइडर सोल्यूशन पे हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पे अगर कोलाइडर सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम हमेशा वही इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसपे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव वाले में नेगेटिव डालेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने से ये जो सारे फैले हुए पार्टिकल्स हैं ये एक जगह आके यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड स्पाइनेच? टोमेटो और स्पाइनेच में कौन सा आपके पास एसिड प्रेजेंट होता है? टोमेटो मतलब टमाटर, स्पाइनेच मतलब यहाँ पे पालक की बात की हुई है। इसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑप्शंस आर एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो इन दोनों में पाया जाता है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज एंड नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल? अब जैसे फोन्स में बैटरी डलती है, ठीक है, वैसे ही जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, कार्स हैं, उनमें भी क्या होती है? बैटरी होती है। अब हमें बताना है उस बैटरी में ना एक एसिड डलता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है वो कौन सा एसिड है जो कार बैटरी में डलता है और उसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। द ऑप्शंस आर H2SO4, HNO3, HCl, CS3OOH। तो आपका जो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। H2SO4 को हम यूज करते हैं एज ए एसिड और डलता है वो कार बैटरीज में, जिसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल बहुत सारे पेपर्स में, टेट एग्जाम्स में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आता है आपका 13th क्वेश्चन, व्हाट इज डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर्स। कौन सा ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो हम घरों में वॉशिंग पाउडर जो डिटर्जेंट है यूज करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा केमिकल पाया जाता है। द ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट, नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 4 इज सोडियम अल्काइल सल्फेट। तो हमें पता होना चाहिए जितने भी डिटर्जेंट या सोप है उसमें सोडियम तो होगा, सोडियम के साथ साथ यहाँ पे सोडियम अल्काइल सल्फेट मतलब अल्काइल चेन के साथ सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम। अभी हमने पीछे किया था एलम जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, तो यहाँ पे हमें उसका फॉर्मूला बताना है। तो फर्स्ट इज K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, KCl MgCl2 6H2O, MgCO3 CaCO3। तो आपका जो इसमें पोटैश एलम का फॉर्मूला है वो है फर्स्ट वाला, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज करेक्ट आंसर। जो ये सेकंड आपका फॉर्मूला है ये है मोहर सॉल्ट का, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मोहर सॉल्ट ये हमने पिछले वीडियो में कर रखा था, और था ये पोटेशियम का जिसको बोलते हैं कार्नेलाइट। उसके बाद है आपका MgCO3 CaCO3। ये आपका जो फॉर्मूला है ये है डोलोमाइट का विच इज ओर ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज कैल्शियम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इन चारों में से हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैंने ऑफलाइन लेक्चर्स में बता रखा है कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। अब जो परमानेंट हार्डनेस है वो किस में से रिमूव होती है, इनमें से हम कौन से कंपाउंड का यूज करते हैं। क्योंकि जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो तो रिमूव हो जाती है सिंपल बॉइलिंग से, लेकिन जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, उसके लिए हमें किसी कंपाउंड को उसमें डालना पड़ता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा कॉमन लैंग्वेज में। और वैसे इसका जो आपका केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 16th क्वेश्चन पे, टू प्रोटेक्ट tooth decay one is advised to brush the teeth regularly. The ingredient of the paste which check the tooth decay is। अब बोलता है कि डॉक्टर हमें एडवाइज करते हैं कि हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, लेकिन बोलता है जब भी हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा आपके पास कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको चेक कराता है कि जो आपका टूथ है डिके हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो ऑप्शंस आर एसिड, बेसिक, न्यूट्रल एंड कोरोसिव। तो आपको याद रखना है जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें जो आपका केमिकल या इंग्रेडिएंट हम बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है, वो होता है सॉल्ट। ठीक है, नमक जो होता है वो हमारे टीथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो सॉल्ट होता है जैसे सोडियम, उसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिक। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 16 के बाद 17th क्वेश्चन, अ सोल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, द pH ऑफ द सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। अभी हमने पीछे किया था रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, उसको हम बेस बोलते हैं, ब्लू को रेड में करता है, ऐसे सब्सटेंसेस उनको हम एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है रेड लिटमस को ब्लू में करेगा। रेड लिटमस को जो ब्लू में करते हैं वो होते हैं बेसेस, ठीक है, रेड टू ब्लू, और उनका जो pH होता है वो होता है मोर देन 7। अब हमें pH वैल्यू दे रखी है, अब देखते हैं मोर देन 7 कौन सा है। इसमें हमें 10 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 10 है आपका वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन पे,
18th क्वेश्चन है द pH ऑफ द थ्री सोल्यूशन XYZ इज 6, 4, 8 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर से हमें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रखी है, 3 हमें यहाँ पे सोल्यूशन दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, XYZ दे रखे हैं, उनका pH लेवल दे रखा है 6, 4, 8। 6, 4, 8 दे रखा है। अब हमें बताना है कि इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछी है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसका pH कम होगा, 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8। 4 वाला कौन सा है, Y है, 6 वाला कौन सा है, X है, 8 वाला कौन सा है, यहाँ पे Z है, YXZ। तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। टू न्यूट्रलाइज 2 एसिडिक सॉइल इज यूज्ड। बोलता है कि अगर सॉइल, जो खेतों में हम फसल उगाते हैं वहां पे सॉइल होती है, अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, तो हम उसकी एसिडिटी को मिटाने के लिए, कम करने के लिए कौन सा इन चारों में से कंपाउंड यूज करते हैं। द ऑप्शंस आर क्विकलाइम, नंबर 2 स्लेट-लाइम, नंबर 3 बोथ क्विकलाइम एंड स्लेट-लाइम, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे जो आपका क्विकलाइम है इसका फॉर्मूला होता है CaO, स्लेट-लाइम का होता है CaOH ट्वाइस, थर्ड है बोथ क्विकलाइम एंड स्लेट-लाइम, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज आपका बोथ क्विकलाइम एंड स्लेट-लाइम, दोनों CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए सॉइल में डाले जाते हैं। तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द विनेगर। डोमिनेंट केमिकल का वही मतलब आ गया, पहले भी हमने क्वेश्चन किया, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में विनेगर में क्या पाया जाता है। तो विनेगर जो आपका है उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट होता है वो है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर होता है सिरका, सिरका जो हम घरों में यूज करते हैं, सिरका, उसको बोलते हैं विनेगर। अब उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एथेनोइक एसिड जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोल सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होता है ये, मोर क्वांटिटी में होता है ये, और लेस क्वांटिटी में होता है इसमें वाटर। जब ज्यादा क्वांटिटी एसिटिक एसिड के लेंगे, उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वो बन जाएगा विनेगर, जो होता है आपका सिरका जो आप घरों में यूज करते हो। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द आंट एसिड। आंट एसिड का नेचर कैसा होगा। अब आंट एसिड क्या होते हैं, आंट एसिड्स कंपाउंड्स टू रिमूव द एसिडिटी, उनको बोलते हैं आंट एसिड्स। ठीक है, अब बोला है जो जितने भी ये आंट एसिड्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं। तो ऑप्शंस आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड हाईली एसिडिक। अब एसिडिटी है तो एसिडिटी को एसिड तो रिमूव करेंगे नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। सी है आपका न्यूट्रल, ये भी नहीं करेंगे, हाईली एसिडिक भी नहीं करेंगे, बचेगा कौन, बेसिक। बेसिक वाले जो होते हैं नेचर के वही कंपाउंड्स यूज होते हैं एज ए आंट एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आंट एसिड का है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है बहुत अच्छा आंट एसिड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 22 क्वेश्चन पे। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑप्शंस आर 95% इथाइल अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, नंबर 4 इज टिंचर ऑफ आयोडीन। सबसे पहले जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है वो होती है 95% इथाइल अल्कोहल प्लस इसमें होता है 5% वाटर, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अदर नेम है इसका इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल।
ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 95% इथाइल अल्कोहल इन 5% वाटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका विनेगर मेड बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम केन शुगर कंटेन। अब बोलता है फिर से विनेगर आ गया। विनेगर बोलता है बनाया जाता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर मतलब जो गन्ना है उसकी फर्मेंटेशन से विनेगर बनाया जाता है। तो जो विनेगर होता है इन चारों ऑप्शन में से क्या कंटेन करता है? वो पैल्मिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अभी हमने पीछे पढ़ा कि विनेगर क्या होता है 95% एसिटिक एसिड प्लस 5% वाटर। तो आपको यहां दिख ही रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ वन विच इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है 24th, सोप हेल्प इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज। बोलता है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जब कपड़े गंदे होते हैं हम उनको धोते हैं सोप या फिर डिटर्जेंट से। अगर हमने सोप को क्लोथ्स को सोप से धोया होगा तो वो किस एक्शन के थ्रू हमारे क्लोथ्स को क्लीन करते हैं? द ऑप्शंस आर सोप एक्ट लाइक कैटलिस्ट, इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द सॉल्यूशन, नंबर 4 इट एब्जॉर्ब द डर्ट। इन चारों में से सोप का कैसा एक्शन होता है वो हमें यहाँ पे आंसर यहाँ पे वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर बाय। एसिड रेन होती है उसका क्या मतलब है? रेन जब होती है सिंपल, उसमें अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी एसिड्स की प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। अब बोलता है कि एसिड रेन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन कौन से यहाँ पे ऑक्साइड्स पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो आपके करेक्ट होंगे वो होंगे बी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर प्रेजेंट होते हैं एसिड में तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। फॉर एग्जांपल सल्फर का कौन सा ऑक्साइड प्रेजेंट होता है? SO2, और आपका जो नाइट्रोजन का प्रेजेंट होता है ऑक्साइड वो हो सकता है यहाँ पे NO2 या फिर NO भी प्रेजेंट होता है। तो इस दोनों केमिकल जब एसिड में रेन में प्रेजेंट हो जाते हैं उसमें उनकी प्रेजेंस होती है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। 26th क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बिलो। नंबर 1 है आपका, ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं लेकिन आपको स्टेटमेंट्स 2 पढ़नी है। कौन कौन सी है? असर्शन दे रखा है, साथ में उसका रीजन दे रखा है। असर्शन इज मिल्क मैन एड्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। अगर बोलता है कि जो मिल्क मैन जो दूध बेचने वाले होते हैं मिल्क मैन, वो मिल्क में क्या डालते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मिल्क उनके पास होता है उसमें वो थोड़ा सा क्वांटिटी डालते हैं, किसका? बेकिंग सोडा का। ठीक है, सेकेंड है रीजन क्यों है? बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो आपकी असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो जितने भी मिल्कमैन होते हैं वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। अगर मिल्क खराब हो रहा होता है, खराब का मतलब वो एसिडिक हो रहा होता है, तो उसमें अगर वो बेस डाल देते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो मिल्क खराब होने से बच जाता है। तो ऑप्शन आपके दोनों करेक्ट है। आप देखेंगे कौन से दोनों हैं, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यही मिल गया हमें, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 27 क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बिलो। यहां भी असर्शन एंड रीजन आपको दे रखा है। फर्स्ट आपके पास असर्शन है, द कोगुलेशन पावर ऑफ AL3 पॉजिटिव इज मोर देन Na पॉजिटिव, और रीजन है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन, जिसको बोलते हैं हार्डीज रूल। बताना है आपको कि ये दोनों ठीक हैं या एक ठीक है दूसरा इनकरेक्ट है। तो आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट हैं।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको कोगुलेशन का पूरा कंसेप्ट बताया था कि आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स को हमें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या डालते हैं? ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? आपके पास नेगेटिव होगा। दोनों में क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलता है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा अच्छी तरह की वो क्या कर पाएंगे? कोगुलेशन कर पाएंगे। चाहे वो एनाइंस है चाहे वो कैटाइंस है, दोनों तरह से वो क्या करते हैं? कोगुलेशन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिसकी पावर ज्यादा, एल्यूमिनियम की पावर ज्यादा, तो वो ज्यादा अच्छी उनकी कोगुलेटिंग पावर होगी एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 28th, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बिलो। असर्शन है कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट शो ब्रोनियन मूवमेंट। नेक्स्ट है रीजन आपका ब्रोनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जितना भी कंसेप्ट ब्रोनियन मूवमेंट का है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। ब्रोनियन मूवमेंट होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे। कभी वो दीवार पे टकराएंगे कंटेनर की, कभी वो एक दूसरे पे टकराएंगे, तो वो जिग जैग मोशन क्या करते हैं? शो करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वो मूव कर रहे होंगे। इस जिग जैग मोशन को ही क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन को ही क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट असर्शन तो आपका गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोला है कि नहीं शो करते, लेकिन ब्राउनियन मोशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन अगर ब्राउनियन मूवमेंट ये शो करते हैं उससे जो आपका कोलाइडल सोल है वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो आपका फर्स्ट असर्शन इनकरेक्ट है और आपका रीजन क्या है? करेक्ट है। तो बोथ ए एंड ट्रू नहीं होगा। बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 29, द करेक्ट मैच अमंगस्ट द फॉलोइंग। फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दूसरी साइड है टाइप ऑफ द कोलाइड्स। हमें मैच करना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट आपका डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड। जब भी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमेशा आपके पास आता है सोल। कौन सा आता है आपके पास? सोल बन के आता है। तो फर्स्ट का हो गया। फोर्थ, सॉलिड इन गैस। जब भी सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, जब भी गैस आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है तब हमेशा आपका एरोसोल बनता है। डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो आपका बनता है इमल्शन। लास्ट है आपका डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है, डिस्पर्जन मीडियम अगर लिक्विड है तो आपका बनता है फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर है। इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लुईस बेस कंसेप्ट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताना है लुईस एसिड बेस का जो आपको मैंने कंसेप्ट कराया है, दोनों में से चारों में से लुईस बेस जो आपका है उसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है एसिड और बेस का? द ऑप्शन इज 1, एसिड इज ए स्पीशीज विच डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज ए स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। And acid is a species which accept an electron pair and base is a species which donate electron pair। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लुईस एसिड बेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। तो आपका जो ऑप्शन है एसिड इज ए स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज ए स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है। इनको आपको ध्यान में रखना है और बार बार रिवाइज करना है, चाहे आप कॉपी पे लिख के कर लो, चाहे आप यहाँ से कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज खत्म होती है। थैंक यू, होपफुली यू एंजॉय इट। थैंक यू।